हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम कक्षा 10वीं की इतिहास और राजनीति विज्ञान का चौथा पाठ भारतीय कलाओं का इतिहास के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्न पहले का अ। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। का पहला, चित्रकला और शिल्पकला का डैश में समावेश होता है। इसका उत्तर है, चित्रकला और शिल्पकला का दृश्य कला में समावेश होता है। दूसरा प्रश्न है, मथुरा शिल्प शैली का उदय डैश के शासनकाल में हुआ। इसका उत्तर है, मथुरा शिल्प शैली का उदय कुषाण के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न पहले का ब। निम्न में से असत्य जोड़ी में सुधार कर पुनः लिखिए। इसका उत्तर है, असत्य जोड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनस दिल्ली तथा इसकी सुधारित सही जोड़ी होगी छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनस मुंबई। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा। निम्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। का पहला, कला। इसका उत्तर है, अर्जित अनुभव और अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने की प्रवृत्ति सभी लोगों में पाई जाती है। सभी व्यक्तियों में अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने की सहज प्रवृत्ति होती है। जब इस सहज प्रवृत्ति के कारण किसी सौंदर्यपूर्ण कृति का निर्माण किया जाता है, तब उसे कला कहते हैं। इसका अर्थ है, हर इंसान जीवन में कुछ न कुछ सीखता है जिसे हम अर्जित अनुभव कहते हैं, यानी जो अनुभव हमने समय के साथ सीखा या कमाया है। इन अनुभवों से जो ज्ञान मिलता है उसे दूसरों तक पहुंचाने की प्रवृत्ति यानी आदत या स्वभाव हर व्यक्ति में होती है। इसी तरह सभी में अपने मन की भावनाओं यानी अंदर के विचार और एहसासों को व्यक्त करने की सहज प्रवृत्ति होती है। मतलब ये आदत अपने आप बिना किसी मजबूरी के होती है। जब यही भावनाएं हम किसी सौंदर्यपूर्ण कृति यानी सुंदर और मन को भाने वाली रचना के रूप में दिखाते हैं, तो वही कला कहलाती है। दूसरा पॉइंट है, कला विभिन्न घटकों की अनुभूति देने वाली प्रस्तुति होती है। इसका अर्थ है, कला एक ऐसी प्रस्तुति यानी पेशकश होती है जो हमें अलग अलग घटकों यानी हिस्सों का अनुभव कराती है। यह सिर्फ देखने की चीज़ नहीं होती, बल्कि हमें उसमें अनुभूति होती है। मतलब हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी पेंटिंग को देखकर हमें शांति, खुशी या भावनाएं महसूस हो, यही कला की पहचान है। तीसरा पॉइंट है, यह प्रस्तुति शिल्प, गायन, चित्र, नृत्य अथवा वादन जैसे विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति पाती है। इसका अर्थ है, यह जो कला की प्रस्तुति होती है वह कई रूपों में सामने आती है। जैसे शिल्प यानी हाथ से बनाई गई कलाकृति जैसे मूर्तियाँ या सजावट की चीज़ें। गायन यानी गाना गाना। चित्र यानी पेंटिंग या ड्राइंग्स। नृत्य यानी डांस तथा वादन यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। इन सभी तरीकों से हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी अपने मन के भाव बाहर दिखा सकते हैं। चौथा पॉइंट है, कला निर्माण की जड़ में कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, कौशल आदि महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसका अर्थ है, किसी भी कला को बनाने के पीछे कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। कल्पनाशीलता यानी कुछ नया और रचनात्मक सोचने की ताकत। संवेदनशीलता यानी दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता। कौशल यानी किसी काम को अच्छी तरह से और सही तरीके से करने की योग्यता। ये सब मिलकर कला को खास बनाते हैं। बिना इन महत्वपूर्ण घटकों के यानी ज़रूरी हिस्सों के कोई भी अच्छी कला बनाना मुश्किल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा। हेमाडपंथी शैली। इसका उत्तर है, मुख्य रूप से यादवों के कार्यकाल में
महाराष्ट्र में हेमाड़पंथी मंदिरों का निर्माण हुआ। इसका अर्थ है हेमाड़पंथी शैली में बने मंदिरों का निर्माण खास तौर पर यादव वंश के शासनकाल में हुआ था। यह महाराष्ट्र की एक खास स्थापत्य शैली थी, यानी मंदिर बनाने का एक अनोखा तरीका। पहला पॉइंट है, हेमाड़पंथी स्थापत्य शैली की यह मुख्य विशेषता थी कि दो पत्थरों के बीच की जगह में चूना अथवा मिट्टी नहीं भरी जाती थी। पत्थरों में बने छेद में चूल बिठाकर उन्हें एक दूसरे से फंसाया जाता था और इस प्रकार दीवार तैयार की जाती थी। इसका अर्थ है, हेमाड़पंथी शैली की सबसे खास बात यह थी कि इसमें चूना या मिट्टी, जो आमतौर पर ईंटों को जोड़ने में इस्तेमाल होती है, उसका उपयोग नहीं किया जाता था। इसके बजाय पत्थरों में खास छेद बनाए जाते थे, जिनमें चूल, जो कि लोहे की कील या पिन जैसा हिस्सा होता है, उसे डालकर पत्थरों को आपस में फंसाया जाता था। इस तकनीक से बिना सीमेंट या गारे के बहुत मजबूत दीवारें बनती थी। दूसरा पॉइंट है, हेमाड़पंथी मंदिरों की बनावट में मुख्य रूप से तारकाकृति निर्माण कार्य पाया जाता है। इसका अर्थ है, इन मंदिरों की बनावट तारकाकृति में होती थी, यानी स्टार जैसे आकार में। मतलब मंदिर की रचना अंदर से गोल या वर्गाकार नहीं, बल्कि एक तारे की तरह कोनों वाली होती थी। तीसरा पॉइंट है, तारकाकृति मंदिरों की बाहरी दीवारें अनेक कोणों में विभाजित होती है। इसका अर्थ है, तारकाकृति मंदिरों की बाहरी दीवारें सीधी नहीं होती, बल्कि ये कई कोणों यानी एंगल्स में बांटी जाती है। इससे मंदिरों को एक बहुत ही आकर्षक और जटिल रूप मिलता है, जो आम मंदिरों से अलग दिखता है। चौथा पॉइंट है, इन पत्थरों की दीवारों पर उकेरे गए देवताओं के शिल्प पर्यटकों के आकर्षण केंद्र हैं। संपूर्ण महाराष्ट्र में हेमाड़पंथी शैली के ये मंदिर तत्कालीन शिल्प तथा स्थापत्य कला का विकास दर्शाते हैं। इसका अर्थ है, हेमाड़पंथी मंदिरों की दीवारों पर देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई होती हैं, यानी पत्थरों को काटकर सुंदर शिल्प बनाए गए हैं। ये शिल्प आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक स्थल है, बल्कि ये दिखाते हैं कि उस समय की शिल्पकला और स्थापत्य कला कितनी उन्नत और सुंदर थी। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, मराठा चित्रशैली। इसका उत्तर है, ईसवी सन की 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा चित्रशैली के विकास का प्रारंभ हुआ। इसका अर्थ है, मराठा चित्रशैली की शुरुआत 17वीं शताब्दी यानी 1600 ईस्वी के बाद के समय में हुई। यह उस समय थी जब मराठा साम्राज्य धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। पहला पॉइंट है, सचित्र हस्तलिखित पोथियों के ऊपर और नीचे रखी जाने वाली लकड़ी की तख्तियों पर बने चित्र, कांच के चित्र, भित्ति चित्र आदि विभिन्न स्वरूपों में मराठा चित्रशैली पाई जाती है। इसका अर्थ है, मराठा चित्रशैली कई अलग अलग रूपों में मिलती है, जैसे सचित्र हस्तलिखित पोथियाँ यानी हाथ से लिखी गई किताबें जिनमें चित्र बनाए जाते थे, लकड़ी की तख्तियाँ, पोथियों के ऊपर नीचे रखने के लिए जो लकड़ी की पट्टियाँ होती थी उन पर चित्र बनाए जाते थे, कांच के चित्र, कांच पर बनाए गए चित्र, भित्ति चित्र यानी दीवारों पर बनाए गए चित्र। इस तरह से मराठा चित्रशैली कई रूपों में विकसित हुई। दूसरा पॉइंट है, इस शैली के चित्र रंगीन होते हैं। ये भित्ति चित्रों और हस्तलिखित के लघु चित्रों के स्वरूप में होते हैं। इसका अर्थ है, मराठा चित्रशैली के चित्र रंगीन होते थे, यानी इनमें अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता था। ये चित्र आमतौर पर भित्ति चित्रों यानी दीवार पर बने चित्रों और हस्तलिखित के लघु चित्रों यानी छोटी छोटी पोथियों में बनाए गए छोटे चित्रों के रूप में मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है, बाणों के दर्शनीय भागों, दीवान खानों, मंदिरों के मंडपों, शिखरों तथा छतों पर मराठा चित्रशैली के भित्ति चित्र दिखाई देते हैं।
इसका अर्थ है इस शैली के भित्ति चित्र यानी दीवारों पर बने चित्र आपको कई जगहों पर दिखाई देंगे, जैसे बाड़ों के दर्शनीय भाग यानी महलों या हवेलियों की सुंदर जगहों पर, दीवान खाने जहाँ राजा रजवाड़े बैठते थे, मंदिरों के मंडप यानी मंदिर का मुख्य हॉल, शिखर यानी मंदिर का ऊपरी भाग या गुंबद तथा छतें, मंदिरों या महलों की छतों पर भी चित्र बनाए जाते थे। चौथा पॉइंट है, इस चित्र शैली पर राजपूत और मालवा चित्र शैली तथा यूरोपीय चित्र शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इसका अर्थ है मराठा चित्र शैली पर कई दूसरी चित्र शैलियों का असर भी दिखता है, जैसे राजपूत चित्र शैली राजस्थान की पारंपरिक कला, मालवा चित्र शैली यानी मध्य भारत की चित्रकला और यूरोपीय चित्रकला जो उस समय व्यापार और अन्य कारणों से भारत में पहुंची थी। इन सब का थोड़ा थोड़ा प्रभाव मराठा चित्र शैली में भी नजर आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। का पहला, कला के इतिहास का गहन अध्ययन करने वाले तज्ञों की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर है कला वस्तुओं के क्रय विक्रय का एक स्वतंत्र क्षेत्र होता है। इसका अर्थ है कला से जुड़ी चीज़ों की खरीद बिक्री यानी क्रय विक्रय का भी एक अलग क्षेत्र होता है, जैसे बाजार या नीलामी। इसलिए कला का सही मूल्य जानने के लिए विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट है, कोई जानकार व्यक्ति ही यह बता सकता है कि कला वस्तु नकली है अथवा असली। उसकी धातु, लकड़ी का प्रकार, उसका स्तर गुणवत्तापूर्ण है अथवा नहीं। इसका अर्थ है सिर्फ कोई जानकार व्यक्ति ही हमें बता सकता है कि कोई कला वस्तु असली है या नकली। वह यह भी बता सकता है कि उसमें इस्तेमाल हुआ धातु, लकड़ी कैसी है और क्या वह गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। तीसरा पॉइंट है, कला वस्तु की कला का स्तर कैसा है इसकी सही जानकारी कलाकार ही दे सकता है। इसका अर्थ है किसी कला वस्तु का कलात्मक स्तर यानी उसमें कला कितनी अच्छी है, यह सिर्फ कोई कलाकार या विशेषज्ञ ही सही से बता सकता है। चौथा पॉइंट है, कला वस्तु का मूल्य निश्चित करते समय उपयुक्त सभी बातों का परीक्षण आवश्यक होता है। यह परीक्षण तज्ञ व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए कला के इतिहास का गहन अध्ययन करने वाले तज्ञों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, चित्रकथी जैसी विलुप्त होती जा रही परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसका उत्तर है कठपुतलियों अथवा चित्रों की सहायता से रामायण महाभारत की कथाएं कहने की परंपरा को चित्रकथी परंपरा कहते हैं। इसका अर्थ है चित्रकथी परंपरा का मतलब होता है कठपुतलियों या चित्रों की मदद से रामायण महाभारत जैसी कहानियां सुनाना। यह एक प्राचीन कहानी कहने का तरीका था। दूसरा पॉइंट है, ठाकर, आदिवासी, वारली जैसी जनजातियों द्वारा यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होती रही है। इसका अर्थ है यह परंपरा ठाकर, आदिवासी और वारली जैसी जनजातियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है, मतलब उनके पूर्वजों से अब तक चलती आई है। तीसरा पॉइंट है, चित्रकथी परिवारों में संभाल कर रखी गई पोथियां अब जीर्ण हो चुकी हैं। इसका अर्थ है जो पोथियां यानी किताबें या पांडुलिपियां इन परिवारों में रखी गई थी, वे अब जीर्ण हो चुकी हैं, यानी पुरानी और खराब हालत में हैं। चौथा पॉइंट है, चित्रकथी परंपरा शिक्षा का एक आकर्षक, सहज एवं प्रभावकारी साधन है। साथ ही यह हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण घटक तथा वैभवशाली विरासत है। यह परंपरा आज विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए विलुप्त होती जा रही चित्रकथी परंपरा के महत्व को देखते हुए इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है चित्रकथी परंपरा न सिर्फ मनोरंजन का बल्कि शिक्षा का भी आकर्षक और प्रभावकारी तरीका है। यह हमारी संस्कृति और
वैभवशाली विरासत का हिस्सा है। आज ये विलुप्त होने के कगार पर है, यानी खत्म होने की कगार पर है। इसलिए इसे फिर से पुनर्जीवित करना ज़रूरी है ताकि हमारी अगली पीढ़ियां भी इसे जान सके। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा। निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। का पहला, लोक शिल्प कला की जानकारी लिखिए। इसका उत्तर है, लोक कला की परंपरा अश्मयुग के समय से चली आ रही है। हड़प्पा संस्कृति में मिट्टी के शिल्प तथा देवताओं की मूर्तियां तैयार की जाती थी। आज भी बंगाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान जैसे अनेक राज्यों में गणेश और गौरी की मिट्टी की मूर्तियां तैयार की जाती हैं। इसका अर्थ है, लोक कला बहुत पुरानी परंपरा है। अश्मयुग यानी पत्थर का युग, तभी से यह कला चली आ रही है। हड़प्पा सभ्यता में लोग मिट्टी में भगवान की मूर्तियां बनाते थे। आज भी भारत के कई राज्यों में गणेश और गौरी की सुंदर मूर्तियां बनाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, मिट्टी के खिलौने, बैल आदि तैयार करने की पद्धति हड़प्पा संस्कृति में थी। इसका अर्थ है, हड़प्पा संस्कृति के लोग मिट्टी से खिलौने और बैल जैसे चीज़ें बनाते थे। ये परंपरा आज भी जारी है। तीसरा पॉइंट है, पूर्वजों के स्मरण के लिए खड़े किए गए लकड़ी के खंभों और वीरगल पर उकेरे गई शिल्पें दिखाई देती हैं। इसका अर्थ है, वीरगल यानी वीरों की याद में बनाए गए पत्थरों पर सुंदर आकृतियां बनाई जाती थी। ये हमारे पूर्वजों की याद में बनाए जाते थे। चौथा पॉइंट है, इस प्रकार धार्मिक कारणों से तथा मनोरंजन के लिए तैयार की जाने वाली कारीगरी से लोक शिल्प कला संरक्षित रही और उसका विकास भी हुआ। इसका अर्थ है, धार्मिक कामों और मनोरंजन के लिए बनाई गई ये कारीगरी आज तक बची हुई है और समय के साथ इसका विकास भी हुआ है। प्रश्न चौथे का दूसरा प्रश्न है, गांधार शिल्प शैली की जानकारी लिखिए। इसका उत्तर है, ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी से अफगानिस्तान और आसपास के प्रदेशों पर यूनानी और पर्शियन संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा। दूसरा पॉइंट है, ईसा पूर्व की चौथी शताब्दी में सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत का यूनानियों के साथ घनिष्ठ संबंध हो जाने से यूनानियों की शिल्पकला का भारतीय शिल्पकला पर प्रभाव पड़ा। इससे निर्मित हुई शिल्पकला को गांधार शिल्प शैली कहते हैं। इस पॉइंट का अर्थ है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत आने के बाद भारत और यूनान के बीच अच्छे संबंध बने। इससे यूनानी शिल्पकला का असर भारतीय शिल्पकला पर हुआ और यही गांधार शिल्प शैली बनी। तीसरा पॉइंट है, हरे भूरे रंग के चूने के पत्थर में उकेरे हुए इस शैली के शिल्प पाए जाते हैं, यानी इस शैली की मूर्तियां हरे और भूरे रंग के पत्थरों पर बनाई जाती थी। चौथा पॉइंट है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पेशावर तथा तक्षशिला के परिसर में इस शैली के शिल्प बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। गांधार शिल्प शैली की भव्यता तथा विविधता के कारण शिल्पकला के इतिहास में आमूलाग्र परिवर्तन हुआ है। इसका अर्थ है, पेशावर, तक्षशिला और आसपास के इलाकों में इस शैली की मूर्तियां मिलती हैं। इसने भारतीय कला में बहुत बड़ा बदलाव किया। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां। निम्न सारणी पूर्ण कीजिए। इसमें आपको 3 मंदिर स्थापत्य शैली दी गई है, जो कि है नागर, द्राविड़ तथा हेमाड़पंथी, तथा आपको इन तीनों मंदिर स्थापत्य शैलियों की विशेषताएं तथा उदाहरण लिखना है। तो इसका उत्तर अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। का पहला, लोक चित्रकला शैली के विषय में विस्तार में जानकारी लिखिए। इसका उत्तर है,
अश्मयुग के समय से गुफा चित्रों की परंपरा चली आ रही है। इन गुफा चित्रों द्वारा लोक चित्रकला शैली का संरक्षण किया गया। गुफा चित्रों में मनुष्य, प्राणी, वृक्ष, शिकारी आदि के चित्र गुफाओं की दीवारों पर उकेरे हुए पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, अश्मयुगीन मानव की प्रगति यात्रा में चित्रों के विषय बदलते गए। नए प्राणी, कृषि जीवन, वनस्पति आदि नए विषय आते गए। मनुष्य आकृतियों की आरेखन पद्धति तथा चित्रों में उपयोग में लाए गए रंगों में अंतर होता गया। इसका अर्थ है, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ा, उसकी जिंदगी में नए काम आने लगे, जैसे खेतीबाड़ी। इसलिए चित्रों में भी नए विषय जुड़ते गए। पहले शिकार के चित्र बनते थे, फिर खेत, फसल, पेड़ पौधे आदि के चित्र बनने लगे। रंगों और आकृतियों की शैली में भी बदलाव आया। चौथा पॉइंट है, प्राकृतिक द्रव्यों तथा वनस्पतियों की पत्तियों से तैयार किए गए विभिन्न रंगों का उपयोग हुआ दिखाई देता है। चारों ओर के परिसर और प्राप्त किए गए नए ज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके मानव चित्र उकेरने लगा। इसका अर्थ है, चित्र बनाने के लिए रंग पेड़ पौधों की पत्तियों और प्राकृतिक चीज़ों से बनाए जाते थे। जैसे जैसे इंसान को नई चीज़ें सीखने को मिली, उसने नए तरीके से चित्र बनाने शुरू किए। पांचवा पॉइंट है, नवाश्म युग में विकसित मानव देवी देवताओं का चित्र बनाने लगा। पर्व उत्सव के अवसर पर घरों की दीवारों पर चित्र बनाना, आंगन में रंगोली बनाना आदि स्थानीय परंपराओं द्वारा लोक चित्रकला शैली का विकास हुआ। लोक चित्रकला शैली के अंतर्गत वारली चित्रकला तथा लघु चित्र जैसी अनेक परंपराएं पाई जाती हैं। इसका अर्थ है, नवाश्म युग में इंसान देवी देवताओं के चित्र बनाने लगा। त्योहारों पर घर में दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र और रंगोली बनाने की परंपरा भी यहीं से आई। इससे वारली चित्रकला जैसी बहुत सी लोक कलाएं विकसित हुई। दूसरा प्रश्न है, भारत की मुस्लिम स्थापत्य शैली की साधारण विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, पर्शियन, मध्य एशियाई, अरबी और इस्लाम पूर्व भारतीय स्थापत्य जैसी अनेक स्थापत्य शैलियों से विकसित हुई स्थापत्य शैली को मुस्लिम स्थापत्य शैली कहते हैं। मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम सत्ताओं के समय में विकसित हुई इस मुस्लिम स्थापत्य शैली की विशेषताएं तथा उदाहरण नीचे दी गई है। इस स्थापत्य शैली में बनाए गए कुतुब मीनार की ऊंचाई 240 फुट विश्व में सबसे अधिक है। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल विश्व का 8वां आश्चर्य माना जाता है। अगला पॉइंट है, ईसवी सन की 17वीं शताब्दी में बनाया गया बीजापुर का गोल गुंबज नामक वास्तु प्रतिध्वनि के लिए प्रसिद्ध है। गोल गुंबज एक ऐसी इमारत है जिसमें आवाज़ गूंजती है। अगर कोई फुसफुसाकर भी कुछ कहे तो आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आती है। इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। चौथा पॉइंट है, फतेहपुर में सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया रजवाड़ा और बुलंद दरवाज़ा अपनी ऊंचाई तथा सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि फतेहपुर सिकरी में बने बुलंद दरवाजे की ऊंचाई बहुत अधिक है और इसकी वास्तुकला बहुत सुंदर है। यह अकबर की शासन शैली और उस समय की सभ्यता को दर्शाता है। तथा पांचवी विशेषता है, दिल्ली और आगरा में बनाए गए लाल किले विस्तृत और देखने योग्य हैं। ऊपर वर्णित सभी वास्तुएं मुस्लिम स्थापत्य शैली के उत्तम उदाहरण हैं। तीसरा प्रश्न है, कला क्षेत्र में व्यवसाय के कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, विभिन्न कला क्षेत्रों में व्यवसाय के निम्नलिखित अवसर उपलब्ध होते हैं। पहला, कला के अध्येताओं को संग्रहालय, अभिलेखागार, पुस्तकालय, पुरातत्वीय अनुसंधान, पत्रकारिता और भारतीय विद्या जैसे स्थानों पर व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरा,
औद्योगिक और विज्ञापन के क्षेत्रों तथा कला वस्तुओं के क्रय विक्रय व्यवसाय में कलाओं के जानकारों की आवश्यकता होती है। तीसरा, चित्रपट और नाटक की निर्मिति के लिए नेपथ्य कलाकार, दिग्दर्शक, छायाचित्रकार यानी फोटोग्राफर, प्रकाश योजना आदि कलाकारों की आवश्यकता होती है। चौथा, मुद्रण क्षेत्र तथा घर सजावट की सामग्री की निर्मिति में कला क्षेत्र के जानकार व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पांचवा, आभूषण, धातुओं अथवा लकड़ी की शोभा वस्तुएं बनाना, बांस, कांच, कपड़े, मिट्टी अथवा पत्थर की कलात्मक वस्तुएं अथवा शिल्प बनाना आदि क्षेत्रों में भी व्यवसाय के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा। पृष्ठ क्रमांक 23 पर दिए गए चित्र का निरीक्षण कीजिए और निम्न मुद्दों के आधार पर वारली चित्रकला के विषय में जानकारी लिखिए। इसका उत्तर है, यह वारली चित्र परंपरा का चित्र है। वारली चित्रकला शैली का उदय ठाणे जिले की वारली आदिवासी जनजाति में हुआ। इसकी जानकारी नीचे दी जा रही है। प्रकृति का चित्रण। इस चित्र में कुछ वनस्पतियों की शाखाएं, फूल के पौधे, उगता सूर्य, पक्षी आदि के चित्र आरेखित किए गए हैं। मानव आकृतियों का आरेखन। चित्र में स्त्री पुरुष तथा खेलने वाले बच्चों के आरेखित चित्र दिखाई दे रहे हैं। वारली चित्र मनुष्य के हूबहू चित्र नहीं होते, केवल रेखा चित्र होते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त की सहायता से मानवकृति आरेखित की जाती है। व्यवसाय। इस चित्र में खेती करने वाले स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं। पशुपालन भी इनका व्यवसाय हो सकता है। मकान। ढलान वाले छप्परों की झोपड़ियां चित्र में दिखाई दे रही हैं। झोपड़ियों की दीवारें घास फूस या मिट्टी की बनी हो सकती हैं। दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। इस चित्र से वारली का सामाजिक जीवन व्यक्त होता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ के लोग गरीब हैं। संबंधित परिसर तथा अनुभवों के मानवीय और प्राकृतिक घटकों के आकारों का आरेखन दिखाई दे रहा है। इसी के साथ इस पाठ के सभी प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इतिहास और राजनीति विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।